डॉक्टर रुचिका शर्मा, सबसे पहले तो यही बताइए कि इंडिया में इन दिनों क्यों तारीख बदलने की कोशिश की जा रही है? तारीख से छेड़छाड़ के पीछे का एजेंडा क्या है? पिछले दिनों आज तक पर आप एक डिबेट में थी और अंजना ओम कश्यप के साथ आपकी बहस भी हो गई। आपने शिवाजी के बारे में कुछ कहा। क्या है शिवाजी का पूरा मामला और क्या कहा था आपने उस दिन? ये बहुत ही मुझे शॉकिंग लगता है कि अकबर को बोला जा रहा है क्योंकि अकबर ही सबसे पहले शासक थे जिन्होंने जिज़िया हटाया। अकबर ही सबसे पहले शासक थे जिनके समय में राजपूत जो थे वो मुगलों के समय में मनसबदार बनना शुरू हुए। उनके समय में 22% जो मनसबदारी थी वो नॉन मुस्लिम थी। औरंगज़ेब के समय में ये नंबर बढ़ के 33% हुआ। आपने बड़ा तफ़सील से बताया कि हिंदू शासकों ने ज़्यादा मंदिर को तोड़ा। अगर इसमें और डीप में जाए, तफ़सील जाने कि किसने ज़्यादा मंदिर को तोड़ा। औरंगज़ेब पर इल्ज़ाम लगता है, तारीख़ में सच्चाई भी कि 1-2 मंदिर को उन्होंने तोड़ा, दूसरे शासकों ने नहीं तोड़ा, तो किसने ज़्यादा तोड़ा? और मंदिर तोड़ने की वजह क्या होती थी? अगर औरंगज़ेब ने तोड़ा तो क्यों तोड़ा? उससे पहले के लोगों ने क्यों तोड़ा? क्या धर्म वजह थी या कोई और वजह? और उसके बाद मंदिर तोड़ने के बाद जो मूर्तियाँ थी मंदिर की, उनके साथ तो जो उन्होंने सलूक किया वो तो मैं शायद बोल भी नहीं सकती, वो बहुत ही खराब सलूक किया। उन्होंने उनको मिट्टी में लिपटाया, साधुओं को कहा उस पे मलमूत्र कीजिए, ये सब काल्हन की राजतरंगिरी में दर्ज है। औरंगज़ेब को लेकर के इंडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों का कत्ल किया, अपने बाप को कैद किया। अशोका के बारे में भी इतिहास में है कि 99 भाइयों का उसने कत्ल किया, हरम की बेशुमार औरतों का कत्ल किया। तो औरंगज़ेब के ऊपर इतना सारा सवाल, अशोका को ग्रेट कहा जाता है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अशोक को ग्रेट कह रहे हैं, तो उसको भी ग्रेट मत कहिए। सलाम आदाब, मैं हूं शब्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ आज मौजूद हैं मारूफ तारीखदां इतिहासकार डॉक्टर रुचिका शर्मा, जो लगातार यूट्यूब चैनल पर, टीवी चैनल पर और तमाम प्लेटफॉर्म पर सही तारीख को बता रही है और जो तारीख को बदलने वाले हैं या इतिहास को जो लोग चेंज कर रहे हैं, उनको पूरी दलील के साथ डॉक्टर रुचिका शर्मा पिछले कई सालों से जवाब दे रही है। इन दिनों एनसीईआरटी की जो बुक सामने आई है, उसमें भी तारीख को बदल दिया गया है। पूरा जो मुस्लिम दौर हुकूमत है या जो मुगलिया पीरियड है, उन सब को चेंज कर दिया गया है और जो लोग हीरो हैं, उनको ज़ीरो किया जा रहा है और जो हीरो नहीं थे, उनको हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर रुचिका शर्मा से तमाम इश्यू पर बातचीत करेंगे। बेहद शुक्रिया डॉक्टर रुचिका शर्मा कि आपने वक़्त निकाला, बातचीत की। आप तारीख की टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं। डॉक्टर रुचिका शर्मा, सबसे पहले तो यही बताइए कि इंडिया में इन दिनों क्यों तारीख बदलने की कोशिश की जा रही है? तारीख से छेड़छाड़ के पीछे का एजेंडा क्या है? मुझे लगता है इंडिया में तारीख सिर्फ़ इन दिनों ही नहीं, पिछले 10 साल, 11 साल में बदलने की बड़ी कोशिश रही है। वो इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो जो ये आइडिया इंडिया का आज आ रहा है पॉलिटिक्स में कि जो मुस्लिम शासक थे वो खराब थे, वो ब्रूटल थे, वो क्रूअल थे। उन्होंने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया, उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, वो इतिहास में कहीं भी मौजूद नहीं है। तो इसीलिए इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है ताकि ये जो तथ्य कभी नहीं था इसको तथ्य बनाया जा सके। ये जो एविडेंस कभी मौजूद नहीं था इसको एविडेंस बनाया जा सके। इसके लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। एक तो व्हाट्सऐप पे ऐसे झूठ बनाकर मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। ट्विटर और सोशल मीडिया पे वीडियोज़ ऐसे बनाए जा रहे हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है। जो ये बहुत बोगस क्लेम लेकर आते हैं कि सिर्फ़ मुगलों ने ही मंदिर तोड़े और एक बड़ा ही एग्ज़ैजरेटेड सा फ़िगर लेकर आते हैं कि उन्होंने 1000 मंदिर तोड़े, उन्होंने 10,000, 50,000, करोड़ों मंदिर तोड़े। नॉर्थ इंडिया में एक भी मंदिर नहीं बचा, जबकि ये भी गलत है। सिर्फ़ मुगलों ने ही नहीं, मुगलों से पहले सुल्तानों ने और उनसे भी पहले हिंदू शासकों ने बहुत मंदिर तोड़े हैं। तो बल्कि सुल्तानों और मुगलों का जो कैलकुलेशन रिचर लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ़ 80 मंदिर तोड़े कुल मिला के मिडीवल इंडिया में 1192 से 1700 के बीच में। तो वो पीरियड जो है वो सिर्फ मुगलों और सुल्तानों का नहीं है, उसमें कितने सारे जो हैं हिंदू रूलर्स भी रहे जैसे विजयनगर किंग्स और चोला किंग्स और ये सब। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं ये भी एक कोशिश है कि इसको भी बढ़ा चढ़ाकर एग्ज़ैजरेट करके बताया जाए। और ये एक सिस्टमैटिक तौर पे भी हो रहा है,
टेक्स्ट बुक्स के द्वारा, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा। अभी तो जो ये टेक्स्ट बुक आई है क्लास 8 की, इसमें तो है ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, मैं उस पे आऊँगी। लेकिन उससे पहले भी 11वीं 12वीं की जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक थी, उसमें पूरे का पूरा मुगल्स पे चैप्टर हटा दिया गया था। उनको अकबर के नाम से ग्रेट हटा दिया गया था। ये सब मैं वैसे भी कहती हूँ, किसी भी शासक के साथ ग्रेट और क्रूअल और ब्रूटल ये नहीं करना चाहिए। ये सब वैल्यू जजमेंट्स होती हैं और इसका हिस्ट्री में कोई बेसिस नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्टिविटी इससे खत्म हो जाती है किसी भी टेक्स्ट की। मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अशोक को ग्रेट कह रहे हैं तो उसको भी ग्रेट मत कहिए और ना ही फिर अकबर को ग्रेट कहिए, किसी भी किंग को ग्रेट नहीं कहिए। लेकिन एनसीईआरटी जो है वो सिर्फ मुगलों को ही ग्रेट नहीं बताना चाहती, बाकी सारे हिंदू शासकों को ग्रेट बताना चाहती है। और वही बात वो क्लास 8वीं कक्षा की क्लास में लेकर आती है। सबसे पहले तो काफ़ी सारे झूठ बताते हैं वो, जैसे कि जजिया जो है वो अकबर ने बाद के दशकों में ख़त्म किया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। 1556 से 1560 वो बैरम खां की रीजेंसी में रहे, फिर 1560 में जब वो खुद अहद में आए तो 1563-64 के बीच में उन्होंने जिजिया हटा दिया था पहली बार। तो ये कहीं भी नहीं है कि उन्होंने बाद के दशक में किया, उन्होंने बल्कि वन ऑफ हिज फर्स्ट फ्यू डिसीजन, सबसे पहले डिसीजंस में से एक डिसीजन उनका ये था कि उन्होंने जिजिया हटा दिया और उसके बाद हज टैक्स भी उन्होंने हटा दिया, क्योंकि उनको लगा कि दोनों ही मजहब के नाम पे भेदभाव फैलाते हैं और ये दोनों ही ज़रूरत नहीं है इस टैक्स की। फिर उसके बाद एनसीईआरटी ये कहती है कि सिर्फ मुगलों ने ही मंदिर तोड़े, सिर्फ सुल्तानों ने ही मंदिर तोड़े। ये बिल्कुल गलत है। आप जाके देख लीजिए क्लासवीं जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है या 6ठी क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें कहीं मंदिर तोड़ने का जिक्र नहीं है, लेकिन ये तो गलत है। कश्मीर के राजा जो हर्ष थे, जो 11वीं शताब्दी के रूलर थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर थे कश्मीर के। काल्हन की राजतरंगिनी में लिखा है कि उन्होंने सारे मंदिर तोड़ दिए कश्मीर के, बस 2 मंदिर बचे रखे। और उसके बाद मंदिर तोड़ने के बाद जो मूर्तियां थी मंदिर की, उनके साथ तो जो उन्होंने सलूक किया वो तो मैं शायद बोल भी नहीं सकती। वो बहुत ही खराब सलूक किया उन्होंने, उनको मिट्टी में लिपटाया, साधुओं को कहा उस पे मलमूत्र कीजिए। ये सब काल्हन की राजतरंगिनी में दर्ज है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में हर्ष के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। उन्होंने एक पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन बनाया, देव उत्पात नायक का, जिसका मतलब होता है दैविक मूर्तियों को तोड़ने वाला अफसर। तो वो उदयराज को पोस्ट मिली थी और वो एक ऐसा ही इंसान था जो जिसको सैलरी तभी मिलेगी अगर वो जाकर मूर्तियां तोड़ेगा मंदिर की। ये सब तो जिसको औरंगजेब को जो सबसे खराब रूलर मानते हैं मुगलों का, वो तो औरंगजेब भी ने भी नहीं किया था इतनी क्रूरता मंदिरों के साथ। फिर उससे पहले आप देखिए मिहिरकुला जो हुन के रूलर थे, हुन डायनेस्टी के, उन्होंने कितने सारे बौद्ध विहारों को तोड़ा। काल्हन की राजतरंगिनी कहती है कि 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी के रूलर थे क्षेमगुप्त, उन्होंने एक पूरे का पूरे विहार को जला दिया, जयेंद्र विहार को। फिर भिक्षाचरा करके एक और रूलर थे, उन्होंने पूरे एक मंदिर को जला दिया, चक्रधर मंदिर। उसमें कितने सारे लोग भी मौजूद थे, वो लोग भी उसमें जल गए। तो ये जो क्रूरता है, चाहे वो मंदिरों के खिलाफ हो, चाहे वो लोगों के खिलाफ हो, ये एनसीईआरटी आपको हिंदू रूलर्स के परिप्रेक्ष्य में नहीं बताएगी। एनसीईआरटी कहीं ना कहीं आपको बताना चाह रही है कि सिर्फ मुसलमान शासक ही क्रूर थे और सिर्फ मुसलमान शासक ही मंदिर तोड़ा करते थे। और मुझे लगता है ये एक लार्जर नैरेटिव का पार्ट है, जहां पर ये आइडिया है कि समहाउ मुसलमान शासक खराब थे, मुसलमान शासक बुरे थे और मुसलमान शासकों ने हमारे साथ बहुत बर्बरता की है और अब हमें उसका बदला लेना है। तो उसके लिए ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है जिसका इतिहास में कोई बेसिस नहीं, इसीलिए इतिहास को बदलने की बड़ी कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, आपने बड़ा तफ़सील से बताया कि हिंदू शासकों ने ज़्यादा मंदिर को तोड़ा। अगर इसमें और डीप में जाए, तफ़सील जाने कि किसने ज़्यादा मंदिर को तोड़ा। औरंगज़ेब पर इल्ज़ाम लगता है, तारीख़ में सच्चाई भी कि 1-2 मंदिर को उन्होंने तोड़ा, दूसरे शासकों को भी नहीं तोड़ा, तो किसने ज़्यादा तोड़ा? और मंदिर तोड़ने की वजह क्या होती थी? अगर औरंगज़ेब ने तोड़ा तो क्यों तोड़ा? उससे पहले के लोगों ने क्यों तोड़ा? क्या धर्म वजह थी या कोई और वजह? तो सबसे पहले तो किसने ज़्यादा तोड़ा, क्योंकि हिंदू राजाओं का वर्चस्व भारतीय इतिहास में ज़्यादा रहा है, नो डाउट उन्होंने ज़्यादा मंदिर तोड़े। सिर्फ मंदिर ही नहीं, बौद्ध विहारों को भी मुझे लगता है इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बौद्ध विहार भी बहुत टूटे हैं भारतीय इतिहास में। सिर्फ मंदिर तोड़े ही नहीं गए हिंदू शासकों द्वारा, एक मंदिर से दूसरा मंदिर भी बनाया गया है। जैसे कि 12th-13th सेंचुरी में एक पूरी मूवमेंट चली थी, जब वीर शैवाइट मूवमेंट आई थी कर्नाटका में। जो शैव भक्त थे, थोड़े मिलिटेंट शैविज्म प्रैक्टिस करते थे वो, उन्होंने जो जैन मंदिर थे उनको, और ये जैन मंदिर वैसे जैन मंदिर थे जहाँ पूजा अर्चना अभी भी होती थी, पुराने जैन मंदिर नहीं। तो उन्होंने जैन मंदिरों को कब्जा कर करके उनको बदल बदल कर, जैसे कि एक मंदिर है मेगुदी टेम्पल हल्लूर में, कर्नाटका में, उनके साथ उन्होंने वहां पर जिना पार्श्वनाथ की मूर्ति को
तोड़कर उसपे वीर शैवाइट भभूत मलकर उसको बिल्कुल बाकायदा सेंट्रल आइल में रख दिया है, ताकि जो आता जाता है उसको दिखे कि ये पहले एक जैन मंदिर हुआ करता था, अब इसको हमने तोड़ मड़ोड़ कर शिव मंदिर बना दिया। वहां पर उन्होंने सामने जो गर्भगृह जिसको बोलते हैं, जो मेन पार्ट होता है मंदिर का, वहां पर शिवलिंग लगा दिया है, बाहर में एक नंदी लगा दिया है। मुझे लगता है इसीलिए भी मंदिर टू मंदिर कन्वर्जन थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को समझ पाना, क्योंकि मंदिर तो फिर मंदिर ही दिखता है, उसकी लुक एंड फील मंदिर जैसी ही दिखती है। लेकिन ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारी हिस्ट्री में, जहाँ पर एक मंदिर से दूसरे मंदिर, उमडेश्वर महादेव टेम्पल करके है राजस्थान में, उसको भी वो पहले श्वेतांबर जैन मंदिर था, उसको शैव मंदिर बना दिया गया। आदिचनल्लूर में एक है दोदप्पा मंदिर करके, वो पहले जैन मंदिर था, वहां पर अभी भी इतनी बड़ी जैन की मूर्ति मौजूद है, उसको साइड कर दिया है, बीच में शिवलिंग लगा दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो है वो हिंदू राजाओं ने ज्यादा मंदिरों को तोड़ा है, ज्यादा मंदिरों को चेंज किया है, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, बौद्ध विहारों को भी बहुत तोड़ा है। अब आ जाते हैं कि औरंगजेब ने कितने तोड़े। रिचर्ड ईटन जो बहुत एक बढ़िया इतिहासकार है, उनकी बहुत इतिहास पे राइटिंग है, वर्ल्ड ओवर बड़े लोग उनके इतिहास को पढ़ते हैं, उनके लिखे गए इतिहास को पढ़ते हैं। तो उन्होंने जो शोध किया था, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से औरंगजेब ने 10 मंदिर तोड़े। अब मंदिर क्यों तोड़े जाते जाते थे, उसका एक आंसर नहीं है। हर एक मंदिर जो टूटा जाता है या जिसको बदला जाता है, उसका रीजन हमेशा उसके परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए वो डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर आप राजा हर्ष की बात ले लें, जिसके बारे में बात कर रही थी, तो काल्हान की राजतरंगिणी कहती है कि उन्होंने पहले मंदिरों को तोड़ना इसलिए शुरू किया क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बर्बरता दिखाई मूर्तियों के साथ, उसका कोई रीजन हमें काल्हान की राजतरंगिणी नहीं देती है। तो वो लगता है कि वो शायद सिर्फ इसीलिए किया गया होगा क्योंकि एक पावर डायनेमिक है यहाँ पर, कि मैं क्योंकि एक राजा हूँ और मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं तोड़ सकता हूँ तो मैं तोड़ूंगा। फिर शेमगुप्त के उस पे आ जाए, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में कश्मीर में जयेंद्र विहार जलाया था। काल्हान कहते हैं उन्होंने इसलिए जलाया था क्योंकि अंदर में उनके एक एनिमी छुपे थे, एक उनके दुश्मन छुपे थे, जो कि उनके डामर थे, फ्यूडल लॉर्ड थे। उनको मारने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा जयेंद्र विहार जला दिया। वो तो चलो पॉलिटिकल रीजन हो गया। उसके बाद जो बुद्ध की मूर्ति जितनी बची हुई थी, उसको तोड़कर उन्होंने अपने नए मंदिर की नींव में लगाया, जिसको शेम गौरीश्वर नाम दिया, शिव मंदिर था वो। तो वो एक क्लियरली रिलीजियस रीजन हो गया, क्योंकि आप एक मूर्ति को डेलिबरेटली तोड़कर उसको एक फाउंडेशन में लगा रहे हैं एक और मंदिर को खड़े करने में। तो वो एक क्लियर रिलीजियस रीजन हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अगर आप औरंगजेब की हिस्ट्री देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। काशी विश्वनाथ के जो जमींदार थे वो बागी हो गए थे, वहाँ के जी नोबल्स बागी हो गए थे औरंगजेब से। तो उन्होंने वहाँ पर फरमान जारी किया कि जो जमींदार हैं जो मुझसे बागी हो गए हैं, वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पनाह ले रहे हैं, काशी विश्वनाथ के जो ब्राह्मण्स हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं, तो इसीलिए आप वो मंदिर को ही ध्वस्त कर दीजिए क्योंकि उसमें मेरे दुश्मन बैठे हैं। तो अब आप ये इन सारे एग्जाम्पल्स में ये आज बैठ के आज के परिप्रेक्ष्य से इसको जज कर सकते हैं कि क्या मंदिर तोड़ना सही था कि नहीं। लेकिन उस समय ये बहुत कॉमन चीज होती थी। पॉलिटिकल रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस, रिलीजियस रीजन, बहुत रीजंस होते थे मंदिर तोड़ने के। शंकर वर्मन करके एक 9th सेंचुरी के रूलर थे कश्मीर के, उन्होंने 64 मंदिरों को लूटा। अब आप पूछेंगे क्यों लूटे मंदिर? मंदिर बहुत अमीर होते थे, मंदिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी होते थे उस समय में ट्रेड का पार्ट लेते थे। वहाँ जो होते हैं हफ्ते दर हफ्ते हाट लगते थे, मार्केट्स लगते थे, जहाँ पर लोग आते थे, अपना सामान बेचते थे, खरीद फरोख्त होती थी सामान की। उस पर एक परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता था जो मंदिर को जाता था, क्योंकि मंदिर के ही अगर अहाते में हाट लगा है तो मंदिर को उसका पैसा मिलना चाहिए। फिर उसके बाद मंदिर काफ़ी चीज़ें खरीदता भी था, उनके काफ़ी कारखाने होते थे, वो काफ़ी चीज़ें देते भी थे। फिर मंदिरों को कितने सारे लैंड्स थे जो टैक्स फ्री मिलते थे, जिस पे कर नहीं लगता था, वो मंदिरों को जाता था। तो मंदिर बड़े रिच इंस्टीट्यूशंस होते थे। बड़ी ही कॉमन चीज़ होती थी किसी राजा के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, कि आपको अगर पैसा जल्दी बटोरना है तो आप जी मंदिर लूट लें। ये बड़ा कॉमन काम होता है। तो ये बहुत हुआ है, इसके बड़े एग्जाम्पल रहे हैं हमारे पास हिस्ट्री। बिल्कुल। अच्छा, जिज़िया पर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है हमारे यहाँ और कहा जाता है कि मुसलमान बादशाहों ने हिंदुओं पर जिज़िया लगाया, मुसलमानों से कुछ नहीं लिया। आपने इस पर काफ़ी गुफ्तगू भी की, जिज़िया के मुस्लिम शासकों ने जिज़िया लगाया। क्या है जिज़िया और क्या पूरा निज़ाम था यहाँ? जी, जिज़िया जो है एक तरीके का प्रोटेक्शन टैक्स होता है, जो कि
मुस्लिम शासकों द्वारा नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे लगाया जाता है। तो जितने भी जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, चाहे वो फिर हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, किसी और धर्म के हो, उन पे लगेगा। और ये जो टैक्स होता था, इससे क्या होता था कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मिलिट्री सर्विस करना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, ज़रूरी नहीं होता था। मुस्लिम्स के लिए ज़रूरी था। अगर राजा को ज़रूरत पड़ेगी, अगर जैसे जब खलीफा उमर लेकर गए थे अपनी आर्मीज़ ईरान, इराक, लेवेंट वगैरह में, तो जो भी उनके जो मुस्लिम सपोर्टर्स थे, उनको मिलिट्री सर्विस करना ज़रूरी होता था एक स्टिपुलेटेड टाइम के लिए। तो वो जो था वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे कंपल्सरी नहीं था अगर वो जिजिया देते थे। और दूसरा क्या था कि उसके बदले में स्टेट आपको प्रोटेक्शन देगा, जिससे वर्ड आया है जिम्मी। तो आप स्टेट के जिम्मी बन जाएंगे, मतलब स्टेट ने आपका जिम्मा ले लिया है कि आपको अपने धर्म का पालन करने का, अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा फ्रीडम है। इसकी प्रोटेक्शन आपको स्टेट देता है, तो स्टेट आपको प्रोटेक्ट करेगा, उन्होंने आपका जिम्मा ले लिया है। तो ये एक प्रोटेक्शन टैक्स होता था। तो उसका, और वो टैक्स कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, बहुत ही माइन्यूट होता था, 2%, 3%, 4%। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 40% जिजिया लगा। ये जो नई बात एनसीईआरटी लेकर आ रही है कि ये इसलिए लगाया जाता था ताकि लोग कन्वर्ट कर सके, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अगर कन्वर्ट करना होता, सबसे पहले तो जिजिया बहुत हाई लगता, ताकि लोगों को लगता कि हाँ भाई 40% देने से मैं बच जाऊंगा अगर मैं अपना रिलीजन चेंज कर दूं। बट 40% तो जिजिया कभी नहीं था, वो तो लैंड टैक्स था मुगलों के समय में। तो ये कभी आइडिया है ही नहीं। और वो लैंड टैक्स सब पे समान लगता था, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो कोई भी हो। तो खराज जिसको बोलते थे मुसलमानों के जी। मुगलों के समय में, वो सेम लगता था, सब पे लगता था, और वो अप टू 40% हो सकता था। बट जिजिया बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स होता था। तो एक तो कि कन्वर्जन का कोई, इसमें जब खलीफा उमर भी लेकर गए हैं तब उस समय में कन्वर्जन बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि आप एक नई टेरिटरी में जा रहे हैं। अगर किसी को इस्लाम कबूल करना है तो ये नहीं कि आप सिर्फ कलमा पढ़ दें, आपको पहले तो किसी अरब मुस्लिम को ढूंढना पड़ेगा जिसने इस्लाम पहले कबूला हो। आप फिर उसके क्लाइंट बन जाएंगे, जिसको अरबी में मवाली बोलते थे। फिर उसकी जो है, आपको एक श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। जिस अरब मुस्लिम ने अग्री कर लिया है कि ठीक है इनको इस्लाम कबूलना है, ये पहले मुसलमान नहीं थे अब मुसलमान बनना चाहते हैं, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा खलीफा उमर को कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं इसको इस्लाम सिखाऊंगा, अगर इसने कल को कुछ गलती की या कुछ प्रॉब्लम की तो इसके पैसे मैं भरूंगा। तो बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोसीजर होता था कि आप किसी नए इंसान को इस्लाम कैसे कबूल करवाएं उस समय में। तो ये कोई आइडिया ही नहीं था कि कन्वर्जन बड़ा इजी है। और शासक तो ये कभी ज़्यादा वो केयर करते ही नहीं थे कि कौन मना रहा है, कौन मान रहा है उनका रिलीजन, कौन नहीं मान रहा है उनका रिलीजन। राइट, कितने सारे मुगलों के समय में जो उनके काम करते थे मनसबदारी सिस्टम में, सारे नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थे। तोदरमल को ले लीजिए आप, अकबर के समय में वो हमेशा कृष्ण की एक मूर्ति रखते थे अपने पास। उनको तो कभी कहा नहीं गया कि भाई आप ये मत लेकर आया करिए कृष्ण की मूर्ति, आप क्यों रखते हैं कृष्ण की मूर्ति, आप बदल जाइए, आप इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते। तो कुछ भी नहीं था। तो बिल्कुल। ऐसा कहीं भी नहीं है कि जिजिया इसलिए लगाया गया ताकि लोग कन्वर्ट हो सके। ये एनसीईआरटी अपने मन से एकदम बोगस हिस्ट्री लिख रही है, ये आइडिया क्रिएट करने के लिए कि बड़ी फोर्स्ड कन्वर्जन हुई थी और जिजिया ना देने की वजह से। आई थिंक कोई भी अपना धर्म इतना लाइटली नहीं लेता है कि छोटा टैक्स देने के लिए 2%, 3%, 4% हो, इतना स्मॉल टैक्स देने के लिए अपना धर्म बदल दे, ऐसा कोई नहीं करता। एनसीईआरटी ने और क्या कुछ बदलने का काम किया? तो जिजिया जैसी बहस आई है, मुस्लिम शासकों को कुरूल दिखाया गया है। अकबर की पहले बड़ी तारीफ होती थी, खुद पीएम मोदी ने कई बार अकबर की तारीफ की। बीजेपी वाले बाबर को बदनाम कर देते, औरंगजेब को, अकबर को कभी लोग नहीं छेड़ते थे, लेकिन इस बार अकबर पर भी लगातार हमला हो रहा है। क्या रीजन है इसके पीछे? वही मैंने जब पढ़ा, और एनसीईआरटी कहती है अकबर की रेन वाज अ ब्लेंड ऑफ ब्रूटैलिटी एंड टॉलरेंस। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये। तो मुझे यही लगा कि एक अकबर ही था जो पॉपुलर स्फेयर में सब उसको कॉस्मोपॉलिटन मानते थे कि हाँ वो कोई धर्मनिरपेक्ष, मतलब थोड़ा धर्मनिरपेक्ष शासक था, धर्म मजहबी बैर नहीं फैलाता था। लेकिन एनसीईआरटी ने शायद जानबूझ के अकबर को ऐसा दिखाने की कोशिश की है ताकि वो भी जो एक एक्सेप्शन है कि वो एक अच्छा मुस्लिम शासक था, वो भी खत्म हो सके। उसके लिए जानबूझकर आई थिंक एनसीईआरटी सिर्फ एक उनकी 45 ईयर्स के अहद में
सिर्फ एक इंसिडेंट लेकर आ पाई है सीज ऑफ चित्तौड़ का, जिसमें उन्होंने ब्रूटैलिटी दिखाई थी, और उसके बेसिस पे वो उनका पूरे का पूरा रेन को ब्रूटैलिटी और टॉलरेंस का बता देती है। अब अगर आप यही मापदंड चोला शासक राजेंद्र चोला पे लगाएंगे, तो मैं आपको उनकी 3 इंस्क्रिप्शंस कोट करके दे सकती हूँ, जहां वो गए किसी राजा से लड़ने, किसी हिंदू राजा, चालुक्य राजा से लड़ने, और उन्होंने पूरे के पूरे शहर जला दिए, जिसमें कितनी सिविलियन पॉपुलेशन मारी गई। और वो इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि इसमें कितने औरतें और बच्चे भी जल गए। कोड़ीपक्काई नाम का शहर उन्होंने जला दिया, पुलिकरा नगरा करके शहर था, उन्होंने जला दिया, कितने जैन मंदिर तोड़े उन्होंने। तो उसमें बाकायदा लिखा है कि बच्चे और औरतें मर गए, और इस बात का बहुत वो खुशी मनाते हैं कि वो उनकी बहादुरी का ये एक तगमा है कि भाई मैंने बहुत बड़ा काम किया है, इतने सारे बच्चे और जला औरतें। दिया पूरे शहर को। तो राजेंद्र चोला को तो लेकिन कोई ब्रूटल नहीं बोलता है, उनको कोई क्रूर नहीं बोल रहा है। और ये बहुत ही मुझे शॉकिंग लगता है कि अकबर को बोला जा रहा है, क्योंकि अकबर ही सबसे पहले शासक थे जिन्होंने जिजिया हटाया। अकबर ही सबसे पहले शासक थे जिनके समय में राजपूत जो थे मुगलों के समय में मनसबदार बनना शुरू हुए। उनके समय में 22% जो मनसबदारी थी वो नॉन मुस्लिम थी। औरंगजेब के समय में ये नंबर बढ़ के 33% हो गया था भाई। और तो यहाँ पर इतना ऐड कर इंक्रीज हुआ था कि जी। अकबर का जो नजरिया था, उन्होंने एक नया दीन लाने की कोशिश की थी, तो उस दौर के जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे वो अकबर के खिलाफ हो गए थे कि अकबर एक नया दीन ला रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए मजहब से समझौता कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक इशू है। अकबर कोई नया दीन नहीं लाए थे, लेकिन उनके खिलाफ बहुत ये एक इशू था। जो मुस्लिम क्लर्जी थे, जैसे उनके खुद के जो कोर्ट के सेक्रेटरी थे मुल्ला बदायूनी, जिन्होंने एक किताब लिखी थी मुंतखबुत तबारिक, उसमें वो एक अच्छा इंटरेस्टिंग इंस्टेंस कोट करते हैं, जहां पर अकबर का जो मकतब खाना था, जहां ट्रांसलेशन होती थी, वहां पर संस्कृत टेक्स्ट को, जैसे पंचतंत्र, महाभारत, रामायण को फारसी में ट्रांसलेट किया जाता था। तो पहले तो वहां पर बढ़ चढ़ के ब्राह्मण्स को एम्प्लॉय किया जाता था, क्योंकि उनको संस्कृत आती थी, और वो और फारसी स्कॉलर्स दोनों साथ में बैठ के ट्रांसलेशन को अंजाम देते थे। तो उसमें मुल्ला बदायनी को भी शामिल किया गया। उनको 2 चैप्टर महाभारत के ट्रांसलेट करने को बोले। किसी ब्राह्मण ने उनको अच्छे से संस्कृत में मतलब ब्रज में, उस समय जो ब्रज बड़ी कॉमन भाषा होती थी, उसमें उनको समरी अच्छे से समझाई, और फिर उन्होंने फारसी में उनको लिखना शुरू किया। तो वो लिखते हैं कि उनके लिए तो ये सब पढ़ना बहुत कुफ्र था, क्योंकि महाभारत में हिंदू गॉड्स का जिक्र है, और उन्होंने जी। बड़ी खराब चीजें लिखी है अकबर के खिलाफ कि ये मुझसे ये काम करा रहे हैं, बहुत ही खराब है, ये तो काफिर हैं, ये वो सब। तो उन्होंने जाके जो भी ट्रांसलेशन है, उन्होंने जो 2 चैप्टर्स की 18 महीने में शायद 2 ही कर पाए, वो उन्होंने जाके दिखा दी। अकबर ने बहुत उनको गुस्सा किया कि आपने तो ट्रांसलेशन कम, अपनी इंटरप्रिटेशन ज्यादा डाल दी है। आप इस्लाम के बारे में यहाँ ज्यादा बता रहे हैं, ट्रांसलेशन को कम बता रहे हैं। तो उन्होंने उनको गालियां दी। एक तो उनको शलगम खोर बोला, जो कि शलगम खाता हो, टर्निप ईटर। तो आई थिंक कोई एक तरीके की क्लासिस्ट गाली है ये, कि जिनका स्टेटस थोड़ा लो हो और जो सिर्फ टर्निप खाते हो उस समय। तो और उनको बोला कि बदायूनी ने बोला कि मैं तो ये कर नहीं सकता, मेरे लिए तो ये कुफ्र है, मैंने इतना कर दिया वही बहुत है। तो उन्होंने बोला नकले कुफ्र कुफ्र नहीं, अगर आपको ये लगता भी है कि ये कुफ्र है, तो कुफ्र की नकल करना, उसकी इमिटेशन करना, उसकी ट्रांसलेशन करना खुद कुफ्र नहीं, राइट। तो ये समझ अकबर की थी। अकबर ने खुद से महाभारत पढ़ी थी, खुद से ही समरी उन्होंने अपने जो चीफ ट्रांसलेटर थे महाभारत के, जिन्होंने बाद में रज़्मनामा बनाई फारसी में, वो नकीब खां, उनको खुद ही अकबर ने ये समरी समझाई थी। अकबर खुद इबादत खाना डिबेट्स होल्ड करते थे, जहां पर वो हर धर्म को सुनते थे कि उनके धर्म में कैसा भगवान को माना जाता है, कैसे तौर तरीके हैं, और फिर उसके बाद वो खुद सूर्य परस्त थे, सूरज की पूजा करते थे। तो उनके समय में तो कभी ये आइडिया था ही नहीं कि किसी रिलीजन को कम मिलना चाहिए, किसी रिलीजन को ज्यादा। उन्होंने कितने सारे जगहों में काऊ स्लॉटर बैन कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि अगर किसी के धर्म में ये अच्छा नहीं माना जाता है तो ठीक है, मैं इसको नहीं मानूंगा। उन्होंने कृष्ण की पेंटिंग्स बनवाई थी। महाभारत की जो रज़्मनामा है, उसमें कितनी सारी कृष्ण की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, क्योंकि कृष्ण को डिपिक्ट करना था, क्योंकि इलस्ट्रेशन और पेंटिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती थी किसी भी ट्रांसलेशन का। उसमें कृष्ण का दरबार है। तो अकबर को तो कभी ये नहीं लगा कि ये सब करने से वो कम मुसलमान हो जाएंगे या ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे। उनके आसपास लोग उनको जज करते थे, उनके खिलाफ फतवा वगैरह जारी था, उन्होंने कभी इसका कोई शोक नहीं मनाया। मानसिंह जो थे वो ताउम्र हिंदू रहे, और बहुत
आला तरीन मनसबदार भी रहे, पंज हजारी मनसबदार थे वो। तोदरमल, पृथ्वीराज, नौरत्न में से उनके तानसेन, जो रामतनु पांडे, बीरबल, ये सब हिंदू थे और वो ताउम्र हिंदू रहे। उन पे तो कोई कन्वर्ट करने का कभी भी कोई आइडिया किसी भी किताब में लिखा ही नहीं हुआ। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कहीं ना कहीं अकबर को गलत पेंट किया जा रहा है कि वो एक ब्रूटल शासक थे या धर्म के मतभेद फैलाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही टॉलरेंट और बड़ी ही अतरंगी और बड़ी इंटरेस्टिंग शासक थे इनफैक्ट। बिल्कुल, आपका इसमें बड़ा मुताला भी है और बार-बार इल्ज़ाम ये लगता है राइट विंग की तरफ से या आरएसएस की तरफ से कि मुग़ल शासकों ने या उससे पहले जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन सब ने हिंदुओं को कन्वर्ट किया, मुसलमान बनने पर मजबूर किया। आपका क्या मुताला कहता है कि इंडिया की जो मुस्लिम आबादी है या जो पाकिस्तान, बांग्लादेश की आबादी है, कैसे यहाँ इस्लाम फैला? क्या इन बादशाहों के दौर में उन्होंने जो दबाव बनाया तब लोग कन्वर्ट हुए या उसकी वजह कुछ और है? अब 2 पॉइंट्स, एक तो सबसे पहले हमको पता लगता है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के समय में बढ़ी थी। ये हमारे पास जो डेटा पॉइंट है वो एक तो 19th सेंचुरी में एक यहाँ फ्रेंच ट्रैवलर आए थे मॉन्सोर एबेर करके। उन्होंने जो कैलकुलेशन की थी उसके हिसाब से आबादी, मुस्लिम आबादी थी 16%, 16%। फिर अगली शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, मतलब कि 10, 15, 20 साल के बाद ही जब अंग्रेजों ने सेंसस किया अपना, तो उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ के 25% हो गई थी। तो सबसे ज्यादा जो जंप है मुस्लिम पॉपुलेशन का वो अंग्रेजों के समय में हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि उस समय मॉडर्न मेडिसिन आ गई थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बढ़ गई थी, जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है कम हो गया था। वो ओवरऑल सारी पॉपुलेशन के लिए था, तो आई थिंक मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए भी काम किया। तो ये तो सबसे पहले है कि अंग्रेजों के समय में बढ़ा, मुगलों के समय में कोई इतना जंप नहीं आया। दूसरा, कभी भी कोई भी मुगल शासक या सुल्तान कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं था कि लोग उनके धर्म में बिलीव करें। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो था वो था सूफी सेंट्स को, और सूफी सेंट्स इस समय में बहुत इसमें सक्सेसफुल भी हुए क्योंकि वो लोगों की भाषा में बोलते थे, जो कि शासक नहीं करते थे। शासक फारसी बोलेगा, कोर्ट में फारसी में लिखा जाएगा, उसने जो भी लिखना है वो फारसी में लिखवाएगा क्योंकि उसका एक स्टेटस लैंग्वेज है फारसी। लेकिन जो सूफी संत है, जब मोहम्मद तुगलक ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी साउथ में, दौलताबाद बना दी थी और फिर वापस दिल्ली आए थे, उस समय में कितने सारे सूफी संत नॉर्थ से साउथ गए थे, डेक्कन गए थे और वहीं के होके रह गए। तो उन्होंने जब लोगों से बात करनी शुरू की और अपना धर्म के बारे में बताना शुरू किया, उन्होंने दखनी में बोलना शुरू किया और ये काफी लोगों तक पहुंचा। उस समय में मोहम्मद हबीब का ये थोड़ा वो थीसिस भी रहा है कि उस समय में काफी लोगों को ये भी लगता था, जो पिछड़ी जाति के थे हिंदू धर्म के हिसाब से, जो लोअर कास्ट थे, उनको ये लगता था कि इस्लाम में एक थोड़ी इक्वालिटी है, तो अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो अपनी लो कास्ट की जो अभिशाप है उसको छोड़ सकेंगे, उसकी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको छोड़ सकेंगे। तो ये भी थोड़ा एक इन्फ्लुएंस रहा उस समय में कि काफ़ी सारे जो निचली जाति के लोग थे उन्होंने इस्लाम में बदलना सही माना। तीसरा, आप देखिए कि दो जो जगहें हैं जब जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी है, चाहे आप केरला को ले लीजिए चाहे वेस्ट बंगाल को ले लीजिए, जी। दोनों, या बांग्लादेश इन टोटल को ले लीजिए, बंगाल को ले लीजिए, उन दोनों एरियाज में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन इन्हीं दो एरियाज में, चाहे वो सुल्तान हो चाहे वो मुगल्स हो, उनका वर्चस्व सबसे कम रहा। केरला तक तो कभी भी नहीं पहुंचा इनफैक्ट, और बांग्लादेश में जो बंगाल है वहां भी काफी कम रहा। जो प्री पार्टीशन जो पूरा बंगाल जो है वहां भी जी। बहुत कम रहा। तो बट इन दोनों जगहों में सबसे ज्यादा जो इस्लाम फैला वो सूफी संत की वजह से फैला। रिचर्ड ईडन का बहुत अच्छा एक यहाँ पर थीसिस है। तो ये लोग अपना रिलीजन लेके गए। इनफैक्ट सूफी संत की तो कल्ट ऐसा था कि अगर आप नहीं भी बदलते अपने रिलीजन को, फिर भी आप सूफी संत में मानेंगे क्योंकि आपको लगता है कि उसके पास कोई पावर है। ऐसा कोई ये नहीं था कि आप सूफी संत के सामने तभी जा सकते हैं अगर आप मुसलमान हो। सूफी संत तो हिंदू पेट्रन्स भी लेते थे और नॉन हिंदू पेट्रन्स भी लेते थे। तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं है कि कोई डिफरेंट हो। और लास्ट एक बात जी। कि ये जो आइडिया है सोशल रेवोल्यूशन का, जो मोहम्मद हबीब जिसके बारे में बात करते हैं कि काफी सारे जी। लो कास्ट बदल गए, वो एक थोड़ा लिमिटेड ही था। क्योंकि जब बाद में इरफान हबीब आए उन्होंने बताया कि हाँ ये एक फैक्टर था, बट ये मेजर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था। इसीलिए ओवरऑल आप देखें मुस्लिम पॉपुलेशन कम ही रही, आज भी माइनॉरिटी में ही है।
तो ये कोई इतना बड़ा फैक्टर भी नहीं था अपने धर्म को छोड़ने का, बट ये एक फैक्टर तो था ही कि हम अपनी जाति को एस्केप कर लेंगे अगर हम इस्लाम में बदलेंगे, तो ये एक फैक्टर तो ज़रूर था। जी, बिल्कुल। अच्छा, शिवाजी को इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की जाती है कि शिवाजी ही सबसे बड़े महाराजा थे। पिछले दिनों आज तक पर आप एक डिबेट में थी और अंजना ओम कश्यप के साथ आपकी बहस भी हो गई। आपने शिवाजी के बारे में कुछ कहा। क्या है शिवाजी का पूरा मामला और क्या कहा था आपने उस दिन? मैंने उस दिन ये बोला था कि शिवाजी की चिक्का राजा वोडेयार से लड़ाई हुई थी और श्रीरंगपट्टनम में, और उन्होंने वहाँ लूट-पाट मचाई थी, शिवाजी ने। तो इसकी बाकायदा हमारे पास सोर्सेज़ मौजूद हैं, कन्नड़ सोर्सेज़ मौजूद हैं। सी.एच. राव की आप किताब उठा के पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। सी. हयावदना राव जो हैं, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि यहाँ पर शिवाजी ने चिक्का राजा वोडेयार से फाइट की और लूट-पाट मचाई। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे तो है नहीं कि शिवाजी ने कोई कभी वायलेंस किया ही नहीं। और इनफैक्ट आप देखें कि जब शिवाजी अपना वर्चस्व जमा रहे थे, तो उनकी सबसे पहली फाइट्स बाकी मराठा जो देशमुख वगैरह थे उनके खिलाफ ही थी, क्योंकि उनको ये एरियाज़ कैप्चर करने थे। बिल्कुल। रायगढ़, जवाली ये सब के फोर्ट्स उनको कैसे मिले? बाकी मराठा लोगों से ही फाइट करके। तो ये आइडिया कि समहाउ शिवाजी जो थे वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ थे, ऐसा तो गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। औरंगज़ेब को भी उन शिवाजी ने कितने सारे लेटर्स वगैरह लिखे। तो ऐसा तो नहीं है कि इनफैक्ट जो शिवाजी के फादर थे शाहजी और उनके ग्रैंडफ़ादर मालोजी भोंसले, दोनों के दोनों मलिक अंबर की आर्मी में थे। मलिक हुँ, अंबर अहमदनगर के बहुत एक इम्पोर्टेंट जनरल थे बिल्कुल। और उन्होंने ही मराठों को बरगीरगिरी सिखाई, जिसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, जिससे शिवाजी बड़े सक्सेसफुल हुए मुगलों के खिलाफ। क्योंकि मुगल जो आर्मी थी वो प्लेन्स में तो बहुत अच्छी थी और उनको हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। पर गुरिल्ला वॉरफेयर मुगलों को नहीं आती थी, तो वो एक बड़ी एडवांटेज रही शिवाजी की घाट्स एरिया में, वो बड़े सक्सेसफुल हुए इससे। तो वो उन्होंने अपने फादर से सीखी थी और फादर ने मलिक अंबर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मलिक अंबर के टाइम में वो जहांगीर के साथ फाइट करते थे, क्योंकि जहांगीर दक्कन पे कब्जा जमाना चाहते थे, लेकिन मलिक अंबर ने उनको ये अलाउ नहीं किया क्योंकि उनकी बहुत एक स्ट्रांग मराठा टुकड़ी थी। उनकी सेना का नेतृत्व शाहजी कर रहे थे और जी, जहांगीर की सेना का नेतृत्व राजपूत कर रहे थे। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि एक मराठा राजपूत वॉरफेयर हो रहा है वहाँ पर, मलिक अंबर वर्सेस जहांगीर के समय में। और जब मलिक अंबर की इवेंचुअली डेथ हुई तो शाहजी के बारे में लिखा गया है कि वो सबसे ज़्यादा उनको दुःख हुआ इस बात का कि मलिक अंबर इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई, नेचुरल कॉजेज़ से डेथ हुई थी, बट उनकी डेथ का बहुत उनको शोक मनाते हैं क्योंकि वो इतने क्लोज़ थे। फिर उसके बाद शाहजी ने बीजापुर की सल्तनत के लिए कितना समय तक काम किया। तो ये आइडिया जो आज लोग लेकर आते हैं कि उस समय कोई मज़हब के हिसाब से पॉलिटिकल अलायंसेस हो रहे थे, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स के हिसाब से पॉलिटिकल अलायंसेस हो रहे थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका क्या कौन से मज़हब में आप बिल्कुल। देखिए फ़ॉलो करते हैं। शिवाजी के बारे में तो ये भी कहा था कि जब शिवाजी का आगाज़ हुआ तो उनके वालिद बीजापुर की सल्तनत में थे या अहमदनगर की सल्तनत में, और इन्होंने खुद एक तरह से बगावत की, छोटी-छोटी जंगें लड़ी, गोरिल्ला वार किया पहाड़ों में छुप करके, तब धीरे-धीरे इन्होंने अपनी सल्तनत को एस्टेब्लिश किया। और औरंगज़ेब और शिवाजी की जो लड़ाई बताई जाती है, बार-बार कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने शिवाजी के साथ बहुत ज़ुल्म किया, ज़्यादती की, शिवाजी के बेटे के साथ किया। क्या तारीख़ी सच्चाई है? क्योंकि या शिवाजी को औरंगज़ेब के मुकाबले में खड़ा करना सही भी है, क्योंकि औरंगज़ेब की हैसियत एक बादशाह की थी और शिवाजी एक छोटे से एरिया में थे। तो सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई हुई थी मुगलों की शिवाजी से, वो सूरत में हुई थी। जहाँ पर सूरत में काफ़ी उन्होंने पोर्ट वगैरह को लूट लिया था और सूरत जो था मुगलों का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था। वहाँ पर जयसिंह जो थे, जो औरंगज़ेब के सबसे इम्पोर्टेंट राजपूत जनरल थे बाय द वे, वो जयसिंह जो गए लेकर अपनी आर्मी गए सूरत में और उन्होंने वहाँ पर शिवाजी को कैप्चर कर लिया और फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर करवाई उनके साथ, जिसके तहत शिवाजी ने खुद कितने सारे अपने फोर्ट्स मुगलों को दे दिए थे। तो ये आइडिया कि समहाउ ये जो फाइट हो रही थी औरंगज़ेब वर्सेस शिवाजी, ये कोई धर्म की फाइट थी नहीं, ये एक पॉलिटिकल फाइट थी और वो पॉलिटिकली ही लड़ी गई।
उसमें औरंगज़ेब का साथ राजपूतों ने दिया बढ़-चढ़ के, और शिवाजी के साथ मराठा खड़े थे। इनफैक्ट शिवाजी टाइम टू टाइम बीजापुर सल्तनत की भी हेल्प लेते रहे, अहमदनगर सल्तनत की भी हेल्प लेते रहे। तो ये तो बड़ा कॉमन था। उनसे पहले जब राणा सांगा बाबर का हुआ, तो राणा सांगा की आर्मी में कितने सारे मुसलमान थे। उन्होंने गुजरात सल्तनत से हेल्प ली, मुज़फ़्फ़र शाह वगैरह से। तो मुझे लगता है कि ये जो फाइट्स होती थी, चाहे वो मुगलों के समय में हो, चाहे वो सल्तनत के समय में हो, वो कभी भी रिलीजन उसमें डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था। उसमें ये फैक्टर था कि आप पॉलिटिकली कितने स्ट्रांग हैं और आप अलायंसेस अपने बना लेंगे। इनफैक्ट इनिशियली शिवाजी का ये भी था कि उन्होंने औरंगज़ेब को लेटर्स लिखे थे कि मैं मुगल सर्विस जॉइन करना चाहता हूँ। तो उसके बाद औरंगज़ेब ने उनको वापस लिखा था कि आप प्रूव कीजिए कि आप मुगल सर्विस जॉइन करने के लिए लॉयल हैं कि नहीं मुगलों के। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सचेंज था दोनों के बीच में। और शाहजी जो थे, जो क्योंकि वो बीजापुर सल्तनत के थे, तो बीजापुर सल्तनत के एरियाज़ में शिवाजी ने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, तो उसके लिए उसकी वजह से शाहजी को बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। तो ये एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है, जो मुझे लगता है कि अगर आप आज की जो सेंसिटिविटीज़ हैं, जो अंजना जी ने मुझे बोला था कि बड़ी सेंसिटिव बात हो जाएगी अगर आप फैक्ट्स बता देंगी तो मुझे लगता है कि अपनी सेंसिटिविटी को दरकिनार करना चाहिए और फैक्ट्स को देखना चाहिए। इसमें क्या है? शिवाजी अपने आप में बहुत अच्छे रूलर थे, औरंगज़ेब अपने आप में बहुत अच्छे रूलर थे। जय सिंह अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया जनरल थे। उसके बाद जब तानाजी के साथ औरंगज़ेब की लड़ाई हुई तो वहाँ भी उदयभान राठौर एक और राजपूत जनरल, वो भी बहुत आला तरीन जनरल थे। तो तानाजी भी अपने हिसाब से सही थे। तो ये उस समय की सब पॉलिटिकल लड़ाइयाँ थी, इसको पॉलिटिकली देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और इतनी डिटेल्स बाहर आएँगी कि एक्चुअली अब मैं आपको इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन आप अगर सिर्फ मज़हब के तौर तरीकों से देखेंगे तो फिर आप आज को पास्ट पे मढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे शिवाजी का जो इतिहास है, उनकी जो ज़िंदगी है, तो तो कहीं नज़र आता है कि उन्होंने जो लड़ाई की थी मुग़ल के खिलाफ, अहमदनगर सल्तनत के खिलाफ, उसके पीछे की वजह हो हिंदू धर्म या हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है, इसको बचाना है, इसको प्रमोट करना या सत्ता हासिल करने की लड़ाई थी। क्या है उनकी ज़िंदगी में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो ये आइडिया कि हिंदू एक धर्म है जिसमें शैव, वैष्णव, शक्ति के वर्शिपर्स या जगन्नाथ के वर्शिपर्स सब एक हैं, ये आइडिया बाद में आता है, अंग्रेज़ों के समय में आता है ये टर्म, कि ये सारा जो अ अ, वैदिक पुराणिक रिलिजन्स हैं सब एक हैं, और ये जो सारे वर्शिपर्स हैं सब एक हैं। ऐसा पहले नहीं था। आप भक्ति मूवमेंट को उठा के देख लीजिए, जो साउथ में हुई थी। अलवर्स और नैनर्स एक दूसरे को नहीं पसंद करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते थे 9th-10th सेंचुरी में, ताकि चोला की पैट्रनेज मिल सके, चोला राजा की उनको। तो पहले तो ये आइडिया कि हिंदू धर्म एक था, ये पहले तो बाद में आया है। हुँ। उस समय में इनफैक्ट ये सारे धर्म के लिए एप्लीकेबल होता है। इस्लाम में भी आप देखिए शिया सुन्नी का आपस में बहुत, जी, बहुत अहमदी को वो अलग मानते थे, इस्माइली को वो अलग मानते थे। तो ये आइडिया कि ये दोनों एक एक ही रिलिजन थे, ये बाद में अंग्रेज़ों के समय में होता है और ये बिल्कुल ही गलत तरीका है हिस्ट्री को देखने का। तो ये कहीं नहीं है कि शिवाजी किसी धर्म के लिए लड़ाई कर रहे थे, वो अपने वर्चस्व जमाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने घाट्स में अपने फोर्ट्स बनाए, इसीलिए उन्होंने अपनी एक मराठा टुकड़ी बनाई जिनको बरकीरगिरी गुरिल्ला वॉरफेयर बड़े अच्छे से आता था। इसीलिए उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्सेस लगाए, जो कि ज़्यादातर मराठा देशमुख ही देते थे। तो ये आइडिया कहीं है ही नहीं कि वो किसी धर्म के को बचाने के लिए लड़ रहे थे या किसी धर्म के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसा आइडिया कहीं नहीं। बिल्कुल। एक और सवाल आपसे करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया। राणा सागा और बाबर का आपने ज़िक्र भी किया। राइट विंग या पर एक इल्ज़ाम लगता है कि बाबर ने राणा सागा को धोखा दिया। बाबर आया था राणा सागा की मदद करने, फिर उसने धोखा दिया, यहीं रह गया, कब्ज़ा कर लिया उसने और राणा सागा को वापस लौटना पड़ा। इतिहास क्या कहता है? क्या सच में बाबर सिर्फ़ राणा सागा की मदद करने आए थे या राणा सागा ने बाबर से मदद करने का वादा किया था? तो इसमें पहले तो बहुत 2 बहुत एक इंटरेस्टिंग सोर्सेज़ हैं। एक तो है बाबरनामा खुद, जो कि जी। कहती है कि उनके पास राणा सांगा और जो इब्राहिम लोदी के गवर्नर थे पंजाब के दौलत खान, उनका दोनों का एक मैसेंजर आया था, एन्वॉय आया था एक-एक करके अलग-अलग, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बाबर से ये कहने कि आप आइए और इब्राहिम लोदी से युद्ध कीजिए, उसको हरा दीजिए। हुँ, फिर हमको एक और सोर्स मिलती है हसन का खान की
कथा करके, जो हसन खान मेवाती थे, बहुत इम्पोर्टेंट फ्यूडल लॉर्ड थे वहाँ के, बिल्कुल। राणा सांगा की आर्मी में ही थे। हुँ, उसमें भी 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी की एक सोर्स है, बड़ी 16th सेंचुरी की सोर्स है। उसमें यहाँ पे उसमें भी ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इनफैक्ट उसमें नाम भी लिखा हुआ है, कौन लेकर गया था राणा सांगा का ये मैसेंजर। सिलहादी पूर्बिया करके एक इंसान थे जो हुँ, लेकर गए थे ये मैसेज बाबर तक। बाबर ने वो एक्सेप्ट कर लिया, और लेकिन तब तक राणा सांगा की जो कॉन्फेडरेसी थी 34, 35 या 36 आई थिंक, उसमें चीफ्टेंस थे गुजरात एरिया के, राजस्थान एरिया के, और मध्य प्रदेश एरिया के। तो वो जो थे, उन्होंने राणा सांगा को कहा कि ये जो बाबर हैं ये आएंगे, अपनी टेरिटरी इब्राहिम लोदी को हरा देंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तो आपको तो इनकी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये वापस चले जाएंगे आपकी सारी टेरिटरी हो जाएगी। हुँ, तो फिर जब बाबर आ गए यहाँ पर, तो राणा सांगा ने लास्ट मिनट पे उनको हेल्प देने से मना कर दिया। बाबरनामा यहाँ पे फिर से कहती है कि मैं इतना तक दूर तक आया और मैंने यहाँ पे फाइट किया, और ये इंसान मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा है जिसके कहने पे मैं आया। अ, फिर उसके बाद फाइट होती है बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, जिसमें बाबर गन पाउडर इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया के लिए। हालांकि गन पाउडर पहले ही था, 100 साल पहले से ट्रेड हो रहा था विजयनगर किंगडम में, लेकिन किसी ने रियलाइज नहीं किया कि कितनी बढ़िया चीज़ है गन पाउडर, क्या तोप चीज़ है गन पाउडर। तो उसके लिए कोई फोर्ट्स नहीं बनाए गए, कोई बैस्टियंस नहीं बनाए गए, तो उस समय में ना विजयनगर किंगडम ने इसका कोई फायदा उठाया। तो सबसे पहले मिलिट्री वॉरफेयर की ग्रैंड इंट्रोडक्शन गन पाउडर की इस बैटल से होती है। वो गन पाउडर लेकर आए, और उन्होंने एक जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग उन्होंने सीखा था काबुल में ही, आई थिंक, रूमी डिफेंस करके, ऑटोमन डिफेंस, उसमें उन्होंने बीच में ऐसे ब्रेस्ट प्लेट्स अटका अटका के, ताकि उसके बीच में से वो तोपे घुसा सके और फिर फायर करे गन पाउडर से, जो कैनन है। उन्होंने फोर्ट्स, पूरे के पूरे फोर्ट्स, लोधी फोर्ट्स ध्वस्त कर दिए। तो बड़ी आसानी से वो जीत गए थे बैटल। लेकिन फिर वो यहीं जम गए दिल्ली में, और उन्होंने सारे एरियाज हथिया लिए इब्राहिम लोदी के। तो राणा सांगा, जिनको लगा था कि वो वापस चले जाएंगे, वो तो वापस नहीं गए। तो राणा सांगा को फिर बैटल ऑफ खानवा लड़ना पड़ा बाबर से। और इस फाइट के दौरान, जो कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग फाइट थी, उसमें बाबर कहते हैं कि जिसने मुझे यहाँ बुलाया था, बाबरनामा में है, जी, जिसने मुझे यहाँ बुलाया था आज वही मेरे खिलाफ खड़ा है। तो ये अनदर सोर्स हो गई कंफर्म करके कि राणा सांगा ने कहीं ना कहीं एक इनवाइट भेजा था जरूर। उस वो बैटल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि जो राणा सांगा की आर्मी है, उसमें उनको गुजरात सल्तनत का हेल्प था, जो कि मुजफ्फर शाह है, वो अगेन मुस्लिम है। हसन खान मेवाती मुस्लिम है। महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी के भाई थे छोटे, वो भी राणा सांगा का सपोर्ट कर रहे हैं बाबर के खिलाफ। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट है, जिसको हिंदू मुस्लिम फाइट किया जाता है, वो एक्चुअली है नहीं ऐसी। राणा सांगा की फोर्सेस में कितने सारे मुस्लिम हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग फाइट होती है, उसमें फिर से गन पाउडर की यूज होती है बाबर द्वारा, और राणा सांगा को फिर हरा दिया जाता है, और फिर उसके बाद बाबर एक अपना पूरा वर्चस्व बना लेते हैं। आई थिंक ये हिस्ट्री भी अगेन वही प्रूव करती है जो बाकी हिस्ट्रीज प्रूव करती हैं, कि उस समय में पॉलिटिकल अलायंसेस बड़े मैटर करते थे किसी भी शासक को। ये कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपका धर्म क्या है। अगर आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं किसी के खिलाफ, मेरे दुश्मन के खिलाफ, तो आप मेरे दोस्त हुए, मैं आपका भी सपोर्ट करूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सबसे ज़्यादा बहस होती है कि बाबर बाहर से आए थे, इंडिया के नहीं थे, और अब तो साफ लफ्ज़ों में कहा जाने लगा कि जिस तरह अंग्रेज़ों का दौर या ब्रिटिश एम्पायर की जो हुकूमत थी वो गुलामी कह रहा था। मुग़ल का जो दौर हुकूमत है, उससे पहले सलातीन का जो दौर हुकूमत है वो भी गुलामी कह रहा है, और इन सब को यानी 1000 साल के दौर को गुलामी कह रहा कहा जाएगा। तो क्या फ़र्क है ब्रिटिश एम्पायर के दौर में और मुग़ल एरा में या उससे पहले की हुकूमत में? क्या इन लोगों को भी कहा जाएगा कि ये सब बाहर से रूल कर रहे थे या इनको माना जाएगा कि यहीं की हुकूमत थी? देखिए, जो अंग्रेज जिस तरीके का पॉलिटिकल सेटअप लेके आए, जिसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं, वो बिल्कुल अलग था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप प्री मॉडर्न सुल्तनत्स को जज करते हैं और अंग्रेज़ों को जज करते हैं, तो वो दोनों एक बड़े ही डिफरेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हैं। दोनों को समान नहीं मानती मैं। मुझे लगता है दोनों को सेम तराजू पे नहीं तोला जाना चाहिए। बिल्कुल। अंग्रेज़ जो थे वो क्या करते थे, जो भी वो यहाँ कमाते थे या जो भी रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेते थे, वो भेजते थे लंदन। फिर उसका प्रोसेसिंग होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था बड़ी चीप प्राइसेस पे। बहुत ही चीप प्रोसेसिंग थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मास प्रोडक्शन होती थी। वही गुड्स वो यहाँ पर लोगों को बेचते।
बहुत ही हाई प्राइसेस पे। फिर वो जो पैसा मिलता था फिर से वो लंदन भेजते थे। तो ये जो मोडस ऑपरेंडा है, ये किसी भी शासक ने अंग्रेजों से पहले नहीं किया था, लिटरली किसी शासक ने नहीं किया। तो चाहे आप मुगल्स को ले लीजिए, चाहे आप सुल्तानों को ले लीजिए, उससे पहले चाहे चोलास को ले लीजिए, यहीं के थे, यहीं पैदा हुए, अकबर यहीं पैदा हुए, जहांगीर यहीं पैदा हुए, शाहजहां यहीं पैदा हुए, औरंगजेब यहीं पैदा हुए। और उन्होंने जो भी यहाँ से कमाया, जो भी टैक्स में उनको मिला, उन्होंने यहीं पे लगाया, यहीं की इमारतें बनाई, यहीं के रोड्स बनाए। शाही ब्रिज करके जौनपुर में आज भी मौजूद है, मुगलों के नोबल ने बनवाया था, मुनीम खान ने। बाबर ने काबुल से आगरा के बीच में सबसे पहले रोड बनाया, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। ये सब जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स थे वो इन लोगों ने बनाए और लोगों की भलाई के लिए बनाए। तो मुझे ये कहीं नहीं लगता कि ये लोगों को आउटसाइडर माना जाए। वैसे भी जब आप आउटसाइडर इनसाइडर का करते हैं तो उनसे पहले भी कितने लोग बाहर से आके रहे, जैसे कुशांस को ले लीजिए आप, जो जिनको देवपुत्र की उपाधि दे दी गई थी बाय द वे बाद में। जबकि वो अगर आप कास्ट फोल्ड के हिसाब से देखें तो वो कास्ट फोल्ड के बाहर थे, तो एक्चुअली में तो वो आउटकास्ट थे। बट वो क्योंकि रूलर बन गए, उनके पास पावर थी, उनको ब्राह्मण्स ने देवपुत्र की उपाधि दे दी थी। तो वो भी यहाँ रहे, उन्होंने भी यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय किया, उनको नौकरी दी जैसे मुगलों ने दी। फिर शाकाज भी बाहर से आए, उन्होंने भी यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय किया, नौकरी दी, दिस दैट। तो ये सब जो थे, ये सब इंडिया के ही पार्ट थे, इनको इंडियन हिस्ट्री का पार्ट माना चाहिए। आउटसाइडर इनसाइडर का तो कोई आइडिया नहीं। उससे भी पहले चले जाइए आप 1500 बीसी में, आर्यंस जो थे वो ईरान से आए थे, सेंट्रल एशियन स्टेप्स जिनको हम कहते हैं। आर्यन माइग्रेशन बिल्कुल प्रूव हो चुकी है, चाहे लोग मीडिया में कुछ भी बोले, आप जाके पेपर पढ़ लीजिए, सेल जर्नल में है, साइंस जर्नल में है। 2019 की 2 बहुत ही आलातरीन जेनेटिक स्टडीज हुई हैं, उसके बाद कोई जेनेटिक स्टडी नहीं। तो वो दोनों की दोनों प्रूव करती है कि आर्यन माइग्रेशन हुई है। आप डेविड राइक का इंटरव्यू सुन लीजिए यूट्यूब पे, जिनकी लेबोरेटरी में ये जेनेटिक टेस्ट हुए थे, जिनके इंस्टीट्यूट में हुआ था, वो भी यही कहते हैं कि आर्यन माइग्रेशन फैक्ट है। आप जाकर अपना डीएनए एनालिसिस कराएंगे, आज भी इंडिया में जो भी रहता है उसको अप टू 30%, और अगर आप हरियाणा पंजाब एरिया से हैं तो अप टू 40% हो सकता है आपको आर्यन डीएनए मिलेगा, जो कि वहां से आया हुआ है। तो उससे पहले हमारे पास लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिक एविडेंस तो था ही। आप वेदास को देख लीजिए, ऋग्वेद को देख लीजिए, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कितनी चीजें जो थी इंडिया के बाहर की लिखी हुई है। जैसे सोमरस, जो सोम प्लांट है, वो उनको माउंट मुजावंत में मिला। माउंट मुजावंत हिंदू कुश में था। हिंदू कुश जो पामेर्स और हिंदू कुश जो इंडिया के बाहर, जो चाइना के करीब है, वो वाला एरिया है। तो वो क्योंकि वहीं से, वही रूट से आए थे, तो इसीलिए उनको वहीं पे ये मिला। तो ये बड़ा क्लियर है उनका माइग्रेशन, वो खुद ही वेदास में बताते हैं। तो ये आइडिया कि कोई आउटसाइडर है, कोई इनसाइडर है, अगर आप ये करने लग जाएंगे तो आई थिंक इंडिया में आज सब आउटसाइडर्स हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे और आप हिस्ट्री को हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो वेल, इंडिया में सब इनसाइडर्स थे। फिर अंग्रेज जो थे वो एक एक्सेप्शन है, और वो बाकायदा आउटसाइडर ही आप उनको मानिए, क्योंकि उन्होंने कभी इंडिया को अपना लैंड समझा ही नहीं। उन्होंने कभी और इंडिया के बैठ के तौर तरीके रूल किया। अपनाए ही नहीं। उन मतलब उनकी मलका या उनका एम्पायर इंग्लैंड में बैठकर इंडिया पे रोल कर रहा है, यहाँ उनका रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन ये मुगल या जितने दूसरे रूलर्स आए थे वो यहीं रह गए। और मुझे लगता है पहले के जी। ज़माने में कोई बॉर्डर्स नहीं था कि ये उस मुल्क का, ये उस मुल्क का, बादशाहों का, राजाओं का, इधर हार हुई तो उधर गए, उधर हार हुई तो कहीं और गए। वो अपना इलाका बनाते रहते थे। औरंगज़ेब को लेकर के इंडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों का कत्ल किया, अपने बाप को कैद किया। अशोका के बारे में भी इतिहास में है कि 99 भाइयों का उसने कत्ल किया, हरम की बेशुमार औरतों का कत्ल किया। तो औरंगज़ेब के ऊपर इतना सारा सवाल, अशोका को ग्रेट कहा जाता है। अशोका एक सिंबल है इंडिया में। मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो मुझे लगता है किसी भी हिस्ट्री को, किसी को ग्रेट और किसी को हुँ, क्रूअल नहीं कहना चाहिए। ये वैल्यू जजमेंट्स होती है जो आप आज के हिसाब से जज करते हैं हिस्ट्री को। दूसरी बात, ऐसा मतलब बहुत ही कम हुआ होगा कि किसी राजा ने राजा बनने के लिए अपनी ही फैमिली में कोई कत्ल पत्ल ना किए हो। बहुत किए हैं, अपने भाइयों के कत्ल किए हैं, अपने फादर के कत्ल किए हैं। ऐसे बहुत राजा हुए हैं। चोल राजा में आप कितने सारे एग्जांपल्स दे दूंगी, चालुक्य राजा में ऐसा कितनी बारी हुआ है, पांड्या राजा में ऐसा कितनी बारी हुआ है। तो ऐसा कोई आइडिया ये है ही नहीं कि कोई राजा बना हो और उसने अपनी फैमिली में कोई कत्ल ना किया हो, अपने ही कुनबे में कोई कत्ल ना किया हो। बहुत बारी होता था, ये बड़ा ही कॉमन है,
इसको सिविल वॉर कहते थे और ये बहुत होता था। तो मुझे लगता है कि ये आइडिया कि जस्ट बिकॉज़ उसने अपने भाई को मार दिया, तो वो बहुत ही खराब शासक हो गया। तो फिर तो या तो आप सारे ऑलमोस्ट सारे शासकों को खराब मानिए, या ये आप मान लीजिए कि उस समय का तौर-तरीका था। कि उस समय में ये बड़ा कॉमन होता था कि मैं अगर राजा हूँ, तो मैं फ़ोर्स यूज़ करूँगा, वायलेंस यूज़ करूँगा, चाहे वो मेरे ही लोगों के खिलाफ हो या मेरी फैमिली के लोगों के खिलाफ हो, या फिर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ हो, वो भी बहुत कॉमन होता था। तो वायलेंस जो था, किसी भी मोनार्की का मेनस्टे था, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी उस समय की। तो उसको आप आज खराब मानिए, बुरा मानिए, उससे इतिहास बदल नहीं जाएगा। उससे ये नहीं हो जाएगा कि एक ज़्यादा खराब है या दूसरा कम खराब है, ये सब। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही कॉमन होता था ब्रूटैलिटी इन वॉर, चाहे वो फिर किसी के राजा बनने की हो या किसी दूसरे राजा से हो, बड़ी कॉमन थी अक्रॉस हिस्ट्री। इसका जजमेंट आप चाहे फिर औरंगज़ेब का कीजिए या अशोक का कीजिए, दोनों ही जजमेंट का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ये बड़ा कॉमन है। फ़र्क क्या है अशोक में और औरंगज़ेब में? किसके दौर का हिंदुस्तान ज़्यादा अच्छा था? मैं ये वैल्यू जजमेंट नहीं करूँगी अच्छे-बुरे का। मुझे लगता है दोनों के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अलग थे। अशोक का एक अलग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। वो 2nd सेंचुरी बीसीई में आते हैं, इंडिया उस समय बहुत अलग दिखता था। औरंगज़ेब जब आ रहे हैं 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में, उस समय का जो है इंडिया बहुत अलग दिखता था। तो अशोक के समय में वो अपने आप में बड़े ही इंटरेस्टिंग रूलर थे। उन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखवाई, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, अपने एक बड़ी यूनिक पॉलिसी धम्मा का प्रचार किया उन्होंने एक बड़े यूनिक वे से, जो कि सिर्फ बुद्धिज़्म से अटैच नहीं थी, एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था कि कैसे किसी अपने सब्जेक्ट्स को बिहेव करना चाहिए। और उन्होंने ये बात जो जो दराई करके थे, डेरियस वन जिनको बोलते हैं, जो पर्शियन रूलर थे, उनसे सीखी थी, क्योंकि वो भी इंस्क्रिप्शंस पे ऐसे लगाते थे और एक्मेनिद एम्पायर के रूलर थे वो। और एक्मेनिद एम्पायर और अशोक के एम्पायर का बड़ा ही मौर्यन एम्पायर का काफ़ी ट्रेड रहता था, तो उनको पता होगा इस बारे में। तो उसके हिसाब से ही उन्होंने ये सब लिखवानी शुरू की। ये हमें पक्का नहीं है कितने लोग इसको पढ़ पाते होंगे, कितने लोग नहीं पढ़ पाते होंगे। बट ये लोगों से ज़्यादा उनके जो वहाँ पर जो कि बाय द वे औरंगज़ेब ने भी किए थे। औरंगज़ेब के समय में होते थे मुहतसिब, जो कि जी। देखते थे लोगों को देखते थे कि शरिया के हिसाब से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अशोक के समय में होते थे धम्म महामात्रस, जो कि अगेन ये सेम चीज़ देखते थे कि जैसे अशोक ने धम्मा लिखा है इंस्क्रिप्शंस में, उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों के समय में ये एक एक सर्वेलेंस का प्रोसीजर था, जहाँ पर यहाँ ये लोग ऐसे घूमते थे और ये देखते थे कि भई लोग उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एम्परर चाहता है कि नहीं। बट दोनों के समय में आप देखिए कि जैसे औरंगज़ेब वो कहते हैं कि उन्होंने म्यूज़िक बैन कर दिया व्हाटएवर। बट अगर औरंगज़ेब दिल्ली में बैठे हैं और मध्य प्रदेश में कोई म्यूज़िक बजा रहा है, तो औरंगज़ेब तक ये बात कभी नहीं पहुँचेगी। तो ये आइडिया भी बहुत एक इम्पोर्टेंट है और सेम अशोक के समय में भी। अशोक ने कहा कि अपने पेरेंट्स की आपको तमीज़ करनी चाहिए, लेकिन अगर राजस्थान में बैठा हुआ कोई नहीं कर रहा है, तो अशोक तक वो बात मोस्टली नहीं पहुँची। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप प्री मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में करिए। उस समय में सर्वेलेंस बहुत ही वीक होती थी, आज के दौर में ज़्यादा है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन इतनी फ़ास्ट है। तो ये आइडिया मैं दोनों को नहीं मानती कि कौन अच्छा था, कौन बुरा था। दोनों अपने समय के बहुत अच्छे शासक थे। दोनों के समय में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा था। अशोक के समय में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा था मौर्यन एम्पायर का, जहाँ की उन्होंने मौर्यन एम्पायर को बहुत बड़ा किया। औरंगज़ेब ने भी मुगल एम्पायर का जो सबसे लार्जेस्ट एक्सटेंट है टेरिटोरियल, वो औरंगज़ेब के समय में था। जहाँ पर ऑल द वे कांदाहार से लेकर जो पाकिस्तान वाला और थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान का एरिया से लेकर बंगाल तक, और फिर उसके बाद कश्मीर से लेकर आप नीचे आ जाएँ तमिलनाडु तक। ये बहुत एक बड़ा एरिया था जो औरंगज़ेब के समय में था। और अशोक के समय में थोड़ा कम था इससे, बट फिर भी बड़ा था। तक्षशिला से लेकर आप ये बिहार वाला जो पूरा एरिया है, पाटलिपुत्र वाला एरिया, और उसके बाद आप ऊपर में आ जाएँ जो दिल्ली वगैरह का ये जो सारा हरियाणा का एरिया है, ऑल द वे फिर आंध्रा वाला एरिया, पूरा वो अशोक का एम्पायर था। तो आई थिंक ये दोनों अपने आप में बहुत ही अच्छे रूलर्स औरंगज़ेब थे। अब बहुत ही ए एड
एस्ट्यूट एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम किया दोनों ने। औरंगजेब के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जो इंडिया की जीडीपी है वो वर्ल्ड जीडीपी का 25% थी, क्या सच है या? जी, ये है कि उनके समय में जीडीपी काफ़ी अच्छी थी इंडिया की। इनफैक्ट अकबर के समय में भी सबसे अच्छी थी, अकबर के समय में ज़्यादा थी। आई थिंक औरंगज़ेब के समय में कम थी। पर आई थिंक इसको हमें एब्सोल्यूट नंबर्स में भी देखना चाहिए कि उस समय वर्ल्ड जीडीपी की कितनी थी और क्या उसका 25% होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि नहीं है। तो बट हाँ, ये है कि उस समय इंडिया वाज़ अ रिच टेरिटरी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस। और ये जीडीपी कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी क्योंकि मुगलों ने इतनी रिकॉर्डिंग्स की हैं अपने हर रेवेन्यू की, कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कितना टैक्स जा रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं। इतना मेटिकुलसली उन्होंने लिखा है, जादूनाथ सरकार ने मुगल एम्पायर को कागजी राज कहा था क्योंकि उन्होंने इतनी डॉक्यूमेंटेशन की। तो इसीलिए उनके समय में जीडीपी को कैलकुलेट करना बड़ा ही ईजी हो जाता है। आप देखेंगे हमारे पास 1000 एडी से पहले जीडीपी का डेटा है ही नहीं क्योंकि इतनी मेटिकुलस कैलकुलेशन होती नहीं थी उस समय। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब सुल्तान और मुगल्स आए, उन्होंने ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना शुरू किया जहाँ पर आप हर चीज़ को नोट करेंगे, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट बिल्कुल। करेंगे। वो अपने में इंडिया में काफ़ी इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक हिस्ट्री का फिर चैप्टर खुल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस समय इकोनॉमिकली मार्केट्स कैसे कंट्रोल हो रहे थे, ट्रेड का क्या हो रहा था, दिस दैट एंड दैट। बिल्कुल। पिछले 1000 साल की तारीख में कुतुबुद्दीन ऐबक या उसके बाद लोधी सल्तनत, खिलजी सल्तनत, मुगल आए या राजा महाराणा प्रताप, इन सब में आप किसको सबसे बेहतर मानते हैं कि जिसके दौर में इंडिया ने तरक्की की, सब लोग एक साथ रह रहे थे, वायलेंस नहीं हुआ? तो अगर कोई एक नाम आपको बताना पड़े पिछले 1000 साल में इंडिया की तारीख में, तो किसका नाम लेंगे आप? नहीं ले पाऊँगी मैं, क्योंकि मैं ये ऐसे वैल्यू जजमेंट एज़ अ हिस्टोरियन कर ही नहीं सकती और ना मैं करती हूँ। आप मुझसे ज़हनी तौर पे पूछेंगे तो मुझे शेरशाह सूरी बहुत अच्छे रूलर लगते थे। हुँ, उन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे काम किए हैं। अफ़गान वॉरलॉर्ड थे वो। सबसे पहले तो उन्होंने जब हुमायूँ को हरा दिया, फिर हुमायूँ को एक्साइल में जाना पड़ा, ईरान में रहना पड़ा, जहाँ पे उनका बीवी का मायका था। और उन्होंने फिर ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, फिर उसके बाद उन्होंने रुपया का इन्वेंशन किया, जो हम आज भी मानते हैं। फिर उन्होंने जो टैक्सेशन का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिस्टम निकाला, उसको फिर बाद में अकबर ने भी अपनाया, ज़ब्त सिस्टम जिसको कहते हैं। जहाँ पर अगर आपने किसी भी एरिया का रेवेन्यू फिक्स करना है, टैक्स फिक्स करना है, तो आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में वहाँ पर कितना धान उगाया गया है, कितना जी, धान की यील्ड हुई है और उसका एवरेज लेकर फिर आप इस साल का फोरकास्ट करेंगे। तो ये जो लॉ ऑफ एवरेजेस वो लेकर आए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन थी उस समय में। और उससे क्या होता था कि आज भी फोरकास्टिंग में वही लॉ ऑफ एवरेजेस यूज़ होता है, किसी भी अच्छी फोरकास्टिंग में। कि उससे क्या होता है कि आप जो आज का एस्टिमेट लगाते हैं, वो जो एक्चुअल्स पे होता है उससे क्लोज़ होता है। पिछले 10 साल की आपने एवरेज ले ली, तो 11वें साल में भी मोर और लेस वही निकलेगा, राइट? तो उससे क्या होता था, फिर आप उस पे टैक्स लगाएँगे तो आपको जो टैक्स आप एस्टिमेट करते थे और जो आपको एक्चुअली मिलता था, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग उन्होंने काम किया। वो अपने सोल्जर्स को कैश में पेमेंट करते थे, काइंड में नहीं, तो उससे बड़ा ही टाइमली पेमेंट होता था, सोल्जर्स बड़े खुश रहते थे, दिस दैट एंड द अदर। तो आई थिंक शेरशाह अपने आप में बड़े एक इंटरेस्टिंग रूलर थे। और उस सम ये ऐसा कोई भी दौर नहीं है प्री मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, जी। जहाँ पर कभी वायलेंस हुआ ही ना हो इंडिया में। मोनार्की है तो वायलेंस होगा। कोई ना कोई रूलर किसी ना किसी रूलर के साथ लड़ाई कर रहा होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या उससे बहुत लोगों को इफ़ेक्ट होता था, ओनली अगर राजा चाहे तो। अगर हुँ, राजा किसी एरिया को, जैसे कि अब चालुक्य के खिलाफ राजेंद्र चोला ने अटैक किया और मान्यखेता उनकी राजधानी को जला दिया, तो अब उस मान्यखेता के जो जो लोग हैं उनको इफ़ेक्ट होगा और उसमें वो लोग कितने जल जाएँगे, कितने भाग जाएँगे, उनका घर-वर जल-वल जाएगा। बट जो आस-पास के एरियाज़ हैं, वो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहेंगे। उस समय वायलेंस भी जो होता था, वो बड़ा ही कंट्रोल्ड वायलेंस है क्योंकि आपके पास मीन्स ही नहीं है इतना ज़्यादा वायलेंस करने का। वो आना शुरू हुआ जब सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया। जिस हिसाब से सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वायलेंस हुआ है, ह्यूमैनिटी में कभी नहीं हुआ।
क्योंकि आपके पास मीन्स इतने थे, प्लेन्स आ गए, आप एक जगह से दूसरी जगह सेकंडों में पहुँच के, मिनटों में पहुँच के, घंटों में पहुँच के आप पूरी-पूरी सिटीज़ तहस-नहस कर सकते हैं। ये कभी उस समय आइडिया ही नहीं था। औरंगज़ेब को अगर एक सिटी से दूसरी सिटी तहस-नहस करने जाना हो, पहले तो उसको 10 दिन लग जाएँगे। उससे पहले लोगों को पता ही लग जाएगा औरंगज़ेब यहाँ आने वाले हैं, जी, लोग भाग जाएँगे। तो ये कभी आइडिया था ही नहीं कि बहुत ही लार्ज स्केल वायलेंस हो रहा है और समथिंग लाइक दैट। बड़ा ही कंट्रोल्ड वायलेंस होता था क्योंकि उस समय मीन्स नहीं थे। बट ये नहीं है कि कोई भी ऐसा एरा है जहाँ वायलेंस ना हुआ हो। सब एरा में वायलेंस हुआ है और सब एरा में मोनार्की किसी ना किसी से लड़ ही रही होती है। तो ये तो बड़ा कॉमन है। बट हाँ, बिल्कुल। वो अ, टाइम में कम सर्वेलेंस होता था, कम वायलेंस होता था। 100% जो आप जिस हिसाब का वायलेंस हम आज करते हैं, बिकॉज़ स्टेट्स इतने पावरफुल हो गए हैं बिकॉज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो वो उस समय पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल। बल्कि उस दौर में तो आता है कि एक तरफ उनकी जंग भी चल रही थी, दूसरी तरफ वो स्टेट के डेवलपमेंट पर फ़ोकस भी करते थे, क्योंकि हमेशा उनकी किसी न किसी से लड़ाई ही चलती रहती थी। जी, बिल्कुल स्टेट डेवलपमेंट पे फ़ोकस थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी था, और पब्लिक वर्क्स भी थे। मुझे लगता है कि आप किसी भी राजा को अगर डिस्कस करते हैं इंडियन हिस्ट्री में, ये सब डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ़ एक ही साइड दिखा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं बायस हो रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुचिका शर्मा, आपने 1 घंटा टाइम दिया, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। नाज़रीन कैसी लगी आपको हमारी गुफ्तगू या इंटरव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और रुचिका शर्मा साहब लगातार जो तारीख़ी सच्चाई है, हकीकत है, उसको अपने यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर और टीवी चैनलों पर जाकर के उठा रही है और इस दौर में आसान नहीं है सच बोलना। तो रुचिका शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक़्त दिया। थैंक यू। फिर दोबारा आपसे मिलेंगे, फिर बातचीत होगी। इंतज़ार रहेगा।